बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 228 किस्सा सुन चुके हैं और अब 229 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने उन्हें काफी में नींद की दवा मिलाकर दे दी थी और अब मजीद सवाल जवाब बाद में कर लेना। मैं बाथरूम की तरफ बढ़ गया, हालांकि मुझे मुंह धोने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। ताम लकी को दिखाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी मुंह धोया और चलने के लिए तैयार हो गया। ये लो, इसे पहन लो। लकी ने एक हैट मेरी तरफ बढ़ाया। इससे तुम्हारे सर के जले हुए बाल छुप जाएंगे। मैंने हैट उसे लेकर अपने सर पर रख लिया। वक्ती तौर पर इससे काम चल जाएगा, लेकिन हमें कोई मुस्तकिल इंतजाम भी करना होगा। मैं मेकअप का सामान भी ले आती, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेकअप के लिए क्या क्या चीजें दरकार होती हैं। मैं उसकी सादगी पर कुर्बान होते होते बचा। बेचारी को यही मालूम नहीं था कि मेकअप के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार होती हैं, हालांकि उसे सब कुछ मालूम रहा होगा। मैंने उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसकी खुद साख्ता मासूमियत की असलियत से वाकिफ हूँ। उसे दिखाने के लिए मैंने मुतफिक्र होते हुए कहा, अब क्या होगा? पहला काम तो इस इमारत से बाहर निकलने का है। उसने कहा, आओ चलें, बाद में सोचेंगे। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई। रायदारी रोशन थी और वहाँ मुसल्ला मुहाफिज भी मौजूद थे, मगर वो सब फर्श पर लंबे पड़े नजर आ रहे थे। उनके पास असला मौजूद था, मगर वो उसे इस्तेमाल करने के काबिल नहीं थे। मैं एक मुहाफिज की खुदकार गन उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो लकी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ठहरो, उसने कहा, तुम शायद इसकी गन पर कब्जा करना चाहते हो। हाँ, मैंने जवाब दिया। अपनी हिफाजत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें किसी भी मरहले पर इसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। इसकी ज़रूरत नहीं, किसी भी किस्म का असला हमारे काम आने की बजाय हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। वो कैसे? मेरी तेवरी पर बल पड़ गए। देखो, गलत मत समझो, इस इमारत की हद तक तो हमें कोई खतरा नहीं। गेट तक के तमाम मुहाफिज गहरी नींद में है, लिहाजा असला गैर जरूरी हुआ। बाहर अगर किसी जगह पुलिस ने हमें रोक लिया तो ख्वाह मुखा मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी बात पर गौर किया, फिर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसकी इस बात से मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई थी। उसकी जगह कोई आम सी लड़की होती तो इतनी दूर अंदेशी का मुजाहरा नहीं कर सकती थी। बिलाशुबा उसने तरबियत हासिल कर ली थी, तभी तो उसने इतनी हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया था। तुम्हारा कहना दुरुस्त है, मैंने पीछे हटते हुए कहा। अच्छा हुआ कि तुमने बर वक्त एहसास दिला दिया, वरना मैंने तो खुद को मुश्किल में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मुझे इमारत के दरवाजे से बाहर लाई, जहाँ स्याह रंग की चमकती दमकती अम्पाला खड़ी थी। लकी ने कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली और मेरे लिए दूसरी जाने वाला दरवाजा खोल दिया। मैं उसके बराबर वाली नशिश पर बैठकर दरवाजा बंद कर दिया। लकी ने कार स्टार्ट की और हम बिला रोक टोक इमारत के खुले हुए गेट से बाहर सड़क पर निकल आए। ये न्यूयॉर्क का कोई मुजाफाती इलाका मालूम हो रहा था। रिहायशी इलाका तो हरगिज़ नहीं था, वरना वहाँ और दूसरी इमारतें भी जरूर दिखाई देती। जिस सड़क पर हम सफर कर रहे थे वो भी ज्यादा चौड़ी नहीं थी और तारीख पड़ी थी। उसका सिर्फ वो हिस्सा रोशन नजर आता था जहाँ तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई अम्पाला की रोशनियां पड़ रही थी। सड़क के दोनों तरफ भी तारीकी का राज था। यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि हम कौन से इलाके में सफर कर रहे हैं। तुम्हारे डैडी ने मुझे किस वीराने में कैद कर रखा था? मैंने लकी से बराह रास्त सवाल कर डाला। लकी खिलखिलाकर हंस पड़ी। डैडी ने नहीं, बल्कि हारून राबील ने कैद कर रखा था। तुम्हें नहीं मालूम कि हम किस इलाके में सफर कर रहे हैं? नहीं, लकी ने जवाब दिया। मुझे यहाँ के इलाकों के नाम मालूम नहीं, लेकिन ये मालूम है कि ये न्यूयॉर्क का कोई मुजाफाती इलाका है। तुम्हारी मालूमात इतनी नाक़िस है तो कहीं हम रास्ता ही ना भटक जाएं। मैंने तशवीश जाहिर की। अब ऐसा भी नहीं, लकी बोली। मैंने रास्ता अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था, भटकने का इम्कान नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि हम तुम्हारे डैडी की कैद से तो निकल आए, मगर अब जाएंगे कहाँ? बेफिक्र रहो, लकी ने बड़ी बेनियाजी से कहा। मुझे मालूम था कि ये मरहला जरूर पेश आएगा, लिहाजा मैंने पहले ही फ़ोन करके न्यूयॉर्क के एक उम्दा से होटल में कमरे बुक करा लिए हैं। लकी की इस बात से मेरे एक और अंदाजे की तस्दीक हो गई। ये बात यकीनी हो गई थी कि सब कुछ ओली वावड़ के इशारे पर हो रहा है। कमरे यकीनन उसी ने बुक कराए होंगे। ये काम लकी के बस का नहीं था। होटल की खर्चात तो बहुत होंगे, मैंने बुखलाए हुए अंदाज में कहा। और मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है। लकी फिर हंसी। मेरे साथ आयो तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे पास रकम की कमी नहीं है। मैं किस जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं लकी? मैंने ममनूनियत भरे अंदाज में कहा। शुक्रिया अदा करने की जरूरत भी नहीं, लकी ने कहा। दोस्त ही बुरे वक्त में दोस्त के काम आते हैं। मेरा जी चाहा कि उससे पूछूं कि क्या ओली वावर तुम्हारा दुश्मन है, मगर मैंने अपने सवाल का गला घूंट दिया और उसकी बजाय दूसरा सवाल
अगर हमने इसी हुलिये में होटल का रुख किया तो बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। जवाब में लकी ने मेरी तरफ कागज और कलम बढ़ाया और कार की अंदरूनी लाइट जलाते हुए बोली, इस कागज पर उन चीजों के नाम लिख दो जो तुम्हें मेकअप करने के लिए दरकार होंगी। पहले हम किसी दुकान से वो अशिया खरीदेंगे, फिर कहीं रुक कर मेकअप करेंगे, उसके बाद होटल जाएंगे। मैंने सब कुछ पहले ही सोच लिया था। तुम बहुत ज़हीन हो लकी, मैंने तहसीन अमीर लहजे में कहा और उसे कागज लेकर उस पर मतलूबा एशिया के नाम लिख दिए। कोई 15 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम न्यूयॉर्क शहर में दाखिल हो गए। रात के 2 बज रहे थे मगर सड़कें रोशनियों से जगमगा रही थी। रंग बिरंगे इश्तिहारी नेवन साइन जल बुझ रहे थे। ट्रैफिक कम था मगर था। लेकिन एक मुकाम पर कार रोक दी। मैं मेकअप का सामान लेकर आती हूँ। वो कार से उतरकर चली गई और मैं इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। डर सिर्फ ये था कि कहीं कोई पेट्रोल कार हमें चेक ना कर ले। अगर ऐसा होता तो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात होती, मगर लकी की वापसी तक खैरियत ही रही। चेक कर लो, उसने अंदरूनी लाइट जलाकर कहा। मैं सारा सामान ले आई हूँ। चेक क्या करना है, बस हम जल्दी से हल्का सा मेकअप कर लेते हैं ताकि किसी की नजरों में आने से तो महफूज रहें। लकी ने सारी लाकर रजामंदी जाहिर की और मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने हैट उतार कर अपने सर पर मसनूई बालों की विग जमाई, फिर अपनी सोख्ता बुओं की जगह साख्ता बुएं चिपकाई। उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए आंखों की रंगत तब्दील की और फिर दीगर सामान के जरिए अपने चेहरे में भी मामूली से तब्दीलियां कर लीं। कहने को तो ये हल्का फुल्का सा मेकअप था, लेकिन इसके जरिए मेरा हुलिया इतना बदल गया था कि अब कोई भी शख्स मुझे आसानी से शनाख्त नहीं कर सकता था। आधे घंटे से कम वक्त में मैं न सिर्फ खुद मेकअप से फारिग हो गया, बल्कि मैंने लकी को भी नाकाबिले शनाख्त बना दिया। अब मैं इस तरफ से बिल्कुल मुतमईन था। अब हम पहले मरहले से तो बखैर खूबी गुजर गए। मैंने कहा, अब क्या प्रोग्राम है? लेकिन ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जो भी प्रोग्राम है बहुत जल्द सामने आ जाएगा, उसने कहा, और कार न्यूयॉर्क की सड़कों पर सुबह रफ्तारी से तैरती रही। 10 मिनट बाद कार एक मशहूर नाइट क्लब के सामने रुकी। क्या यहाँ कमरे बुक करा लिए? मैंने हैरत से कहा। मुमकिन है यहाँ रिहाइश का भी इंतजाम हो। लकी मुस्कुरा कर बोली, मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ कि तुम अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का ये अंदाज मेरे लिए नापसंदीदा था, मगर मैंने इज़हार नापसंदगी करना मुनासिब नहीं समझा और लकी के साथ क्लब में दाखिल हो गया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वहाँ सब हो रहा था। मैं लकी के साथ एक मेज पर जा बैठा। मुझ पर बेजारी मुसल्लत थी, मगर लकी बड़ी महवीय से डांस देख रही थी। हमें वहाँ बैठे हुए 10 मिनट भी नहीं होंगे कि मैंने बेचैनी सी महसूस की। ऐसी बेचैनी अमूमन उस वक्त महसूस होती है जब कोई आपको घूर रहा हो। मैंने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों पर नजरें दौड़ाना शुरू की और वो शख्स मुझे नजर आ गया। मुझसे चंद मेजों के फासले पर बुराजमान स्याफाम नेगरों की नजरों का मरकज बजाय डांस के मैं था। मेरी उससे नजरें मिली तो वो गड़बड़ा गया और डांस देखने लगा। उस नेगरों की हरकत हैरान कुन थी। पहली बात तो ये कि वहाँ कैबरे हो रहा था और हाल में मौजूद हर शख्स डांस की तरफ मुतवज्जो था। दूसरी बात यह थी कि खुद उसके साथ बैठी हुई लड़की न सिर्फ सफ़ेद फाम थी बल्कि हुसीन और पुरकशिश भी थी। बैक वक्त ऐसे 2 ताकतवर अवामिल की मौजूदगी मैं उनसे ज़र्फ़े नज़र कर देना आसान नहीं था। मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। बिला सबब कोई किसी की तरफ मुतवज्जो नहीं होता, फिर वो मुझे घूर क्यों रहा था? ये मुअम्मा हल करना आसान नहीं था। लकी इतराफ से बेखबर डांस देखने में महव थी। मैंने उसे पुकारा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा कि वो नेगरों को देखकर बताए कि उसे पहचानती है या नहीं। लकी ने बड़े गैर महसूस अंदाज में नेगरों की तरफ देखा, फिर मुझसे बोली, नहीं, मैं उसे नहीं पहचानती। उसने कहा, लेकिन तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई खास बात महसूस की है? नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं, बस मैंने महसूस किया था कि वो पूरी तवज्जो से डांस नहीं देख रहा। अब हम मेकअप में हैं, हमें आसानी से नहीं पहचाना जा सकता और हमें किसी और चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, लिहाजा किसी उलझन में मत पड़ो। मैंने सर को इस बाती जुम्बश दी, मगर जिस उलझन में मैं गिरफ्तार हो गया था उससे आसानी से पीछा छूटता नजर नहीं आ रहा था। नेगरों की तवज्जो का मरकज अब भी मैं ही था। फर्क सिर्फ ये पड़ गया था कि अब मोहताद नजरों से मुझे देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने झुककर अपनी साथी से कुछ कहा। उसकी साथी लड़की ने इस बात में सारी लाया और नेगर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लो, वो बाहर जा रहा है, लकी ने कहा। उम्मीद है अब तुम पुरसुकून हो जाओगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उलझन बदस्तूर थी और मैं उसी की वापसी का मुंतजिर था, मगर वो वापस नहीं आया। इस हाल में 15 मिनट गुजर गए तो मैंने भी वहां से उठने का फैसला किया।
थोड़ी सी रद्दोगद के बाद लकी भी उठने पर रजामंद होगी। हम क्लब से बाहर आए और कार में बैठकर रवाना हो गए, लेकिन अभी हम ज्यादा दूर भी नहीं जा सके थे कि अकबी नशिस्त से एक खौफनाक आवाज उभरी। तुम दोनों रिवाल्वर की जद पर हो, तुम्हारी कोई भी गलत हरकत तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। मैं लोगों की गुद्दियों में सुराख करने का बेहद शौकीन हूँ। इन अल्फाज के साथ ही मेरी गुद्दी से रिवाल्वर की नाल आ लगी। सबसे पहला ख्याल जो मेरे ज़हन में आया वो ये था कि शायद ये भी ओली अवार्ड और लकी अवार्ड के तरतीब दिए हुए ड्रामे का कोई हिस्सा है, लेकिन मैंने लकी की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो बुरी तरह बुखलाई हुई थी, जिसका मतलब था कि जो कुछ भी हो रहा है हकीकी है। मेरे जिस्म में सिनसनी दौड़ गई और मैंने खुद को बदतरीन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था। लकी अवार्ड के बारे में मैंने अंदाजा लगाया था, क्या वो बाकायदा तरबियत याफ्ता एजेंट है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता था कि उसने कितना अरसा तरबियत हासिल की है और वो किस म्यार की एजेंट है। तरबियत हासिल करना और बात है और अमली ज़िंदगी में तरबियत को बरवेकार लाना और बात है। ज़रूरी नहीं कि जो अच्छी तरबियत हासिल कर ले वो अच्छा एजेंट भी साबित हो। और लकी अवार्ड तो फिर एक औरत थी, औरत जिसका ताल्लुक सनफ नाज़िक से होता है। आला तरीन तरबियत हासिल करने के बावजूद उसकी सनफ तब्दील नहीं हो सकती। उसकी फितरी नज़ाकत हर लम्हा उसके साथ ही रहती है। फिर ये कि वो नतजुर्बेकार थी। अक्सर औक़ात तजर्बा तरबियत पर हावी आ जाता है, लिहाजा अब अकबी नशिस्त पर मौजूद शख्स से निमटने के लिए मुझे ही कोई तदबीर सोचना थी। न सिर्फ तदबीर सोचना थी बल्कि उस पर अमल भी पैरा होना था। चलती कार में उस पर हाथ डालना मुमकिन नहीं था, इसलिए कि वो अकबी नशिस्त पर था और मैं अगली नशिस्त पर था। वो मुसल्ला था और मैं गैर मुसल्ला। उस पर हाथ डालने के लिए मुझे पलटना पड़ता। पलटने में वक्त सर्फ होता, जबकि ट्राइगर पर उंगली का दबाव बढ़ाने में जरा भी वक्त सर्फ नहीं होता। चुनांचे मैंने फैसला किया कि कार रुकने के बाद ही कोई मुनासिब मौका देखकर उससे निमटने की कोशिश करूंगा। ताहम ये मफरूदे थे, वरना ये इम्कान भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि कार चलने के दौरान ही मुझे उस पर हाथ डालने का कोई मौका मुयस्सर आ जाता। मैं कोई हतमी फैसला इस सूरत में कर सकता था जबकि अकबी नशिस्त पर उसकी पोजीशन का जायजा ले लेता, और उसकी पोजीशन का जायजा लेने के लिए मुझे सर घुमाकर पीछे देखना पड़ता। सर घुमाना चूंकि मसलियत के खिलाफ था, इसलिए मैंने कन्नखियों से उसका जायजा लेने का फैसला किया और इस फैसले पर अमल करने के लिए मैंने गर्दन को जुम्बश देकर लकी की तरफ देखा। सर सीधा रखो और निगाह सामने की जानिब रखो। अकबी नशिस्त से गुर्राहट उभरी, वरना याद रखो मैं लोगों की गुदियों में सुराख कर देने का बेहद शौकीन हूँ। मैं जल्दी से सामने की तरफ देखने लगा। मुझे अपनी गुद्दी में सुराख कराने का कभी कोई शौक नहीं था। ऐसी मौत भला कौन पसंद करता है जो अपनी सी किसी हमाकत के बायस वाक़े हो और जिसमें आदमी को हाथ पैर हिलाने तक का मौका ना मिल सके। मैं सामने ही देख रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हें मेरे बारे में जरूर कोई गलतफहमी। खामोश रहो। अकबी नशिस्त पर मौजूद शख्स ने डिपेट कर कहा, अगर आप बोले तो मैं समझूंगा कि तुम अपनी गुद्दी में सुराख कराने के बेहद शौकीन हो। मैंने होंठ भींच लिए। उसके अंदाज में हल्का सा मस्करापन था, यानी मौजूदा सूरत हाल के बायस उसके असाब पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था, जिसका वाहिद मतलब ये था कि वो नहायत ठंडे दिमाग का आदमी है। और ऐसे लोग बड़े सफाक कातिल हुआ करते हैं, जिनसे निपटने के लिए एहतियात के हर तकाजे को मद्देनजर रखना जरूरी होता है। मेरा ध्यान उलझ गया था। कार में उस शख्स की मौजूदगी को कोई मैनी पहनाने से मैं कासिर था। ये मुमकिन नजर नहीं आता था कि वो शख्स शुरू ही से कार में मौजूद रहा हो। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो उस वक्त कार में दाखिल होकर छुपा था जब मैं और लकी नाइट क्लब में थे। कार में दाखिल होना तो खैर कोई मसला नहीं था, लेकिन इस सूरत में ये सवाल पैदा होता था कि वो कौन है और कार तक कैसे पहुंचा। उसके अंदाज से साफ जाहिर होता था कि वो हमसे वाकिफ है। अगर वो हमसे वाकिफ था तो उसने हमें मेकअप के बावजूद कैसे पहचाना। इस मसले पर मैंने जितना गौर किया इतना ही मेरा ज़हन उलझता चला गया। उसके अलावा और कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसका ताल्लुक ओली अवार्ड या हारून राबील से है और उसने हमें नहीं पहचाना बल्कि कार पहचानी है। इस सूरत में भी ये बात नाकाबिले फहम थी कि उसने कार में छुपकर बैठने की ज़रूरत महसूस क्यों की। क्या कार देखने के बाद उसने ओली अवार्ड या हारून राबील से रब्ता कायम कर लिया था? सोचते सोचते मान मेरे ज़हन में एक छन्नाका सा हुआ। लकी ने फरार होने के लिए इमारत के अंदर मौजूद मुआवजों को बेहोश कर दिया था। क्या ये नहीं हो सकता था कि किसी ने उन्हें देख लिया हो और हारून राबील को मुतला कर दिया हो, जिस पर उसने ओली अवार्ड से रब्ता कायम किया हो और ओली अवार्ड ने हमारी तलाश का हुक्म जारी कर दिया हो। ये हुक्म उसने बहालत मजबूरी जारी किया होगा, या मुमकिन है उसने सोचा हो कि हम अब तक उसके बुक कराए हुए कमरों में पहुंचकर महफूज हो चुके होंगे। उसे क्या मालूम होगा कि लकी की एक जरा सी हमाकत उसका पूरा खेल बिगाड़ देगी।
ना लकी को नाइट क्लब की सूझ थी और ना हम इस तरह पकड़े जाते। लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र नहीं थी। जब बोली बाबड़ का मफाद मेरी आज़ादी से वाबस्ता था तो मुझे फिक्र करने की जरूरत भी क्या थी। वो फिर मेरी रिहाई का बंदोबस्त कर देगा या फिर हारून राबील को शिकस्त देने के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा। अगले चौराहे से बाएं हाथ की जानिब मोड़ लेना। अगबी नशीद से लकी को हदायत मिली और लकी ने उसकी हदायत पर अमल किया। मेरा से ज़हन नशीन करता जा रहा था, इस उम्मीद पर कि शायद मुझे फरार होने का कोई मौका मैसर आ जाए। इस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्तों की तलाश में भटकता हुआ दोबारा पकड़ा जाऊं। लकी को हदायत मिलती रही और वो उन हदायत के मुताबिक ड्राइविंग करती रही। उसने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला था, बस खामोशी से गाड़ी चलाए जा रही थी। मुझे इस बात पर हैरत थी कि लकी खामोश क्यों है। या तो वो बुखलाई हुई थी या फिर इस हद तक खौफजदा हो गई थी कि उसमें कुछ बोलने की हिम्मत ही बाकी नहीं रह गई थी। हमारी इस सफर का इख्तिताम एक बड़े गोदाम में हुआ। हदायत के मुताबिक लकी ने गोदाम के देव एकल दरवाजे से अम्पाला गुजार दी। इम्पाला के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। अंदर अंधेरा था जिसे इम्पाला की हेडलाइट से खारिज होने वाली लकीरें महदूद तौर पर दूर कर रही थी। वो बहुत तवील व अरीज गोदाम था और उसका बेशतर हिस्सा खाली पड़ा था। कहीं कहीं लकड़ियों की बड़ी बड़ी पेटियां रखी नजर आ रही थी। गोदाम के वस में पहुंचकर कार रोक देने का हुक्म मिला और लकी ने कार रोक दी। ए मिस्टर, तुम गाड़ी से उतर जाओ, अकबी नशीद से कहा गया। मुखातिब जाहिर है मैं था। क्या इस गोदाम में बंद कर जाओगे? मैंने बुखलाने की अदाकारी की। बकवास मत करो, अकबी नशीद पर मौजूद शख्स ने दांत पीस कर कहा। जो कुछ कहा जा रहा है उस पर अमल करो। क्या तन्हाई उतर जाऊं? मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा। और क्या पूरी बारात समेत उतरोगे? लकी ने इंजन बंद कर दिया और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे हुए साकत और सामित बैठी थी। ठीक है दोस्त, मैंने तवील सांस लेकर कहा। दूसरों की ख्वाहिश पूरी करना मैं अपना नस्बुल ऐन समझता हूँ। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। मेरे कार से उतरते ही वहां तेज किस्म की रोशनियां फैल गई। लम्हा भर को मेरी आंखें चुंधिया गईं। फिर मैंने देखा कि कार से कुछ फासले पर मुसल्ला अफराद ने कार के गिर्द घेरा डाल रखा है। इससे कबल वहां तारीकी छाई हुई थी और तारीकी ने उन मुसल्ला अफराद को अपने जलू में छुपा रखा था, इसलिए मैं उन्हें देख नहीं सका था। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर उन्हें शुमार किया। उनकी तादाद 11 थी और वो सब अपने एतबार से गुंडे नजर आ रहे थे। 12वां फर्द वो था जो हमें अगवा करके यहाँ लाया था और अभी तक कार में लकी को कवर किए बैठा था। एक 13वां फर्द भी था जो कार के सामने चंद कदम के फासले पर दोनों हाथ कमर पर रखे मुझे घूर रहा था। उसका कद 6 फीट से भी निकलता हुआ था। बुनियाद नुमा बगैर आसीन के कमीज पहने हुए होने के बायस उसके तवाना बाजुओं की मछलियां फटक रही थी। उसका जिस्म कसरती था और चीख चीख कर अपनी कुव्वत और तवानाई का ऐलान कर रहा था। मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या खेल खेला जाने वाला है। ऐसे खेल मेरे लिए नए नहीं थे और ना ही मैं खुद ऐसे किसी खेल के लिए अजनबी था। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार मैं मुकम्मल तौर पर अंधेरे में था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अगवा करने वाले कौन हैं और यहाँ एक अजनबी जगह पर बंदूकों की नाल पर कोई मुझसे क्यों मुकाबला करना चाहता है। मैंने कार का दरवाजा बंद किया और चंद कदम आगे बढ़कर खड़ा हो गया और अपने सामने मौजूद शख्स से बोला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें इस तरह अगवा क्यों किया गया है? मेरा नाम माइकल है। उसने अपनी उभरी हुई मछलियों पर हाथ फेरते हुए यूं कहा जैसे मैंने उसका नाम पूछा था। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं माइकल नामी किसी शख्स से वाकिफ नहीं हूँ, मैंने दबंग अंदाज में कहा, और ना ही ये मेरे सवाल का जवाब है। तुम्हें यहाँ सवाल और जवाब करने के लिए नहीं बुलवाया गया, उसने बड़े खराब लहजे में कहा। यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी खातिर इतनी जहमत क्यों मोल ली है, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। ये सवाल करने का हक तुम्हें सिर्फ उस वक्त हासिल होगा जब मैं तुम्हारे काबू में आ जाऊंगा। अभी तो तुम मेरे काबू में हो। इन मुसल्ला अफराद की मौजूदगी में भला तुम किस तरह मेरे काबू में आ सकोगे, मैंने मुज़िकाना अंदाज में कहा। उस पर मेरे लहजे का कोई असर नहीं हुआ और उसने बेतासर लहजे में जवाब दिया, ये सिर्फ इसलिए कि तुम भागने की कोशिश ना करो। सड़क छाप लफंगों से भागने का तस्वुर मेरे नज़दीक बड़ा मुज़ीका खेज है, मैंने हक्कारत से कहा। जरा और आगे आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊं कि सड़क छाप लफंगा क्या होता है, उसने गर्म होते हुए कहा। मैं बिला तकल्लुफ आगे बढ़ गया। अब हमारे दरमियान सिर्फ 6 फीट का फासला रह गया था। वो मुझ पर झपट पड़ने के लिए बेचैन नजर आ रहा था, मगर मेरे अंदाज में बेपरवाही थी। जाहिर है ये बेपरवाही महज दिखावा थी, वरना दर हकीकत ना सिर्फ मैं पूरी तरह होशियार था बल्कि किसी भी वक्त खुद उस पर हमला भी कर सकता था। दफतन उसने मुझ पर हमला कर दिया और मैंने झुकाई देकर उसका वार खाली कर दिया। उसने इतनी तेजी का मुजाहरा करते हुए दोबारा मुझ पर एक दाव आजमाया। इस बार भी मैं उसके हमले से बच निकला।
वसी व अरीज गुदाम पर सन्नाटे का राज था। सिर्फ हम दोनों के कदमों की आवाजें गूंज रही थी। वो बड़े तबातर के साथ मुझ पर हमले किए जा रहा था और मैं मुसलसल उससे बच रहा था, लेकिन एक बार मैं उसकी जद में आ ही गया। इत्तफाक से उसका हाथ मेरे सर के बालों पर पड़ा और उसने उन्हें मुट्ठी में जकड़ दिया। अगर मेरे बाल असली होते तो मुझे उससे लिपट जाना पड़ता, मगर वो तो विग थी जो मेरे सर से उखड़कर उसके हाथों में पहुंच गई थी। माइकल रुक गया और वो हैरत से कभी अपने हाथ में मौजूद विग को देखता और कभी मेरे सर की तरफ देखता, जहाँ कुछ चुरमुराए हुए बाल ये गवाही देने के लिए मौजूद थे कि मेरे साथ क्या हादसा रूनुमा हुआ है। हमला क्यों नहीं करते? मैंने उसे ललकारा। तुमसे ये तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी थक जाओगे। ये क्या है? उसने हैरत से अटक अटक कर कहा। तुम्हारी जनरल नॉलेज बहुत कमजोर मालूम होती है। मैंने यूं कहा जैसे उसकी लाइल्मी मेरे लिए सख्त अफसुर्दगी का बायस बनी हो। मियाँ इसे विग कहते हैं, जो किसी किस्म के गंजपन को छुपाने के लिए सर पर पहनी जाती है। उसने विग एक तरफ उछाली और एक बार फिर मुझ पर झपटा। उसे यकीन हो गया था कि मैं उसके हमले से बचने की कोशिश करूंगा। मुझे चूंकि इस बात का खूब अंदाजा था, इसलिए मैंने उसकी तवक्को के खिलाफ हरकत करने का फैसला किया और उसके हमले से बचने की कोशिश करने की बजाय उससे उलझ पड़ा। मैंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए सर झुकाया और मेरी भरपूर टक्कर उसके पेट पर पड़ी। उसके हल्क से एक करबनाक आवाज निकली। मैंने टक्कर मारते ही खुद को दाईं जानिब फर्श पर गिराया और कबल इसके कि वो मुझे छूने में भी कामयाब होता, तेजी से कलाबाजी खाकर उसकी जद से निकला और उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ महज चंद लम्हों के लिए अपने पेट पर गए थे, फिर वो संभल गया, मगर उसके चेहरे से अब भी तकलीफ जाहिर हो रही थी। वो पलटा, मगर उसने फौरन ही हमला नहीं कर दिया। मेरी हरकत ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। डर गए क्या? मैंने मुझिका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। दूर खड़े क्या सोच रहे हो? आगे बढ़कर हमला क्यों नहीं करते? मुझे बेखबर समझकर उसने एक बार फिर अपनी दानिश में मुझ पर फैसला कुन हमला किया, लेकिन पहले की तरह इस बार भी मैंने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि उसके बाएं जबड़े पर एक भरपूर मुक्का रसीद करते हुए नीम दायरे की सूरत में घूम गया। उसके जबड़े पर पड़ने वाला घूंसा बड़ा भरपूर था। कुछ अजब नहीं कि उसके चंद दांत भी हिल गए हों। उसके हल्क से करा तो निकली, मगर वो गुस्से से पागल भी हो गया और अंधों की तरह मुझ पर झपट पड़ा। मैं समझ गया कि मुकाबले का फैसला कुन मरहला आ पहुंचा है। उसने अपने होशो आवाज खो दिए थे और अब उसे अदब बनाना ज्यादा आसान हो गया था। उसने मुझ पर कराटे के कई मोहलक दाव आजमाए, लेकिन मैं न सिर्फ उसके हमलों से बचा बल्कि उसके चेहरे पर कई घूंसे भी मारने में कामयाब हो गया। ये निहायत खतरनाक हरकत थी। कराटे के मुकाबले में बॉक्सिंग का मुजाहरा मोहलक भी साबित हो सकता था, बल्कि ऐसे में कभी इम्कानात इस बात के होते हैं कि बॉक्सिंग का मुजाहरा करने वाला लाजमी तौर पर चोट खा जाएगा। मगर एक तो वो गुस्से में अंधा हो रहा था और दूसरे ये कि मैं इंतहाई ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसकी नक्सीर भी फूट पड़ी और चेहरा भी कई जगह से मुतूरम हो गया। उसके लड़ने के अंदाज में सुस्ती पैदा हो गई थी। हुरीफ अगर अपने से ज्यादा ताकतवर हो तो अक्लमंदी का तकाजा यही होता है कि शिकस्त तस्लीम कर ली जाए। मैंने पीछे हटते हुए कहा। उसके मुंह से नाकाबिले फहम किस्म के अल्फाज बरामद हुए और उसने अपनी बची कुची ताकत बरवेकार लाते हुए मुझ पर फैसला कुन हमला कर दिया। चूंकि तकलीफ और गुस्से की ज्यादती ने उसकी अकल खब्त कर दी थी, इसलिए उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसके बिनाए हुए दिमाग ने शायद ये फैसला सादर किया था अब उसकी फतेह की वाहिद सूरत ये है कि मुझसे लिपट पड़े। मैं चूंकि उसे दूर रहकर लड़ रहा था, इसलिए मुझ पर उसकी जिस्मानी बर्तरी खाक में मिलकर रह गई थी। उसने बिलाशुबा बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था। अगर मैं उसके शिकंजे में फंस जाता तो अपनी ताकत के बल बूते पर तो हरगिज़ उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकता था। मैं अगर चाहता तो उसे और थकाता, लेकिन मैंने कुछ और ही फैसला किया। उसका वार बचाने के बजाय मैं झुककर खुद उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी फुर्ती और महारत का बड़ा दखल था। एक हाथ से मैंने उसकी बेल्ट पकड़ी थी और दूसरा हाथ उसके गिरबान पर डाला था और कबल इसके कि वो मुझे अपनी गिरफ्त में ले सकता, मैंने उसे सर से बुलंद करके अपने अकब में फेंक दिया। गुदाम के फर्श पर उसका बारीक बरकम जिस्म गिरा तो हल्का सा एक धमाका हुआ। उस धमाके में माइकल की क्रिया चीख भी शामिल थी। शायद उसकी रीढ़ की हड्डी पर भी जरब आई थी। उसने गिरते ही जरारी तौर पर उठने की कोशिश की। मैं बहुत रियायत बरत चुका मिस्टर माइकल, मैंने सर्द लहजे में कहा। अब अगर तुमने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं कोई रियायत नहीं बरतूंगा। जवाब में उसके मुंह से ला यानी किस्म की बातों का एक फवारा उबल पड़ा, जिसका एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ सका। मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने बड़े सुकून से कहा। अगर तुम एतराफ़ शिकस्त कर रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और अगर नहीं तो तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा।
शायद उसके सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ही सल्ब होकर रह गई। बजाय शिकस्त तस्लीम करने के वो जुमता जानता उठ खड़ा हुआ। नाक से बहने वाला खून उसकी बाँछों पर जम गया था। चेहरा जगह जगह से सूजा हुआ था और उस पर मुस्तदाद खौफ और गुस्से की मिली जुली कैफियत थी। उसका उलिया बिगड़ कर रह गया था, मगर वो मुकाबला जारी रखने पर बज़िद था और यही उसकी हमाकत थी। तो तुम यूं नहीं मानोगे, मैंने सर हिलाकर कहा, आओ आगे आओ ताकि तुम्हें पता चले कि मुकाबला कितना आसान होता है। वो गजबनाक अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा और मैंने फिजा में उछलकर उसके सीने पर फ्लाइंग किक मारी। वो उल्टकर जमीन पर गिरा और अभी वो उठने की कोशिश ही कर रहा था कि मैं उसके सर पर सवार हो गया। इस बार मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया। सबसे पहली ठोकर मैंने उसके सर पर मारी। उसने दोनों हाथों से अपना सर थामा ही था कि मैंने उसकी पसलियों को निशाना बनाया और फिर उसके जिस्म के मुतअद्दिद हिस्से मेरी ठोकरों की जद पर आए। वो बुरी तरह चीख रहा था, फर्श पर माई बेआब की तरह तड़प रहा था और मैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस आलम में भी कई बार उसने मेरा पांव पकड़ने की कोशिश की, मगर मैं पूरी तरह होशियार था, इसलिए उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी। बस करो मिस्टर, दफातन एक आवाज गूंजी और मैं माइकल को छोड़कर उससे चंद कदम दूर हट गया। कार के पास मुझे वही स्याफाम खड़ा दिखाई दिया जो क्लब में नजर आया था। रिवाल्वर की जद में हमें यहाँ लाने वाला वही था और अब उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, उसने मेरी तरफ आते हुए कहा, और ये लोग तुम्हारे जज्बा खैर सगाली का मदर है। मैंने तंदिया अंदाज में मुसल्ला अफराद की तरफ इशारा किया। वो पहले की बात थी, उसने कहा और मुसल्ला अफराद को इशारा किया। उन्होंने अपने हथियार झुका लिए। माफ करना, तुम्हारा रवैया नाकाबिले फहम है। इस किस्म की दोस्ती मैंने ना कभी सुनी और ना देखी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। गिरफ्त गैर दोस्ताना नहीं थी और अगर मैं तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दूं तो, मैंने तेवरियों पर बल डालकर कहा, तो तुम उसके लिए आज़ाद हो। उसने धीमे लहजे में कहा, लेकिन मुझे हमेशा इस बात की कलक रहेगी कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैं वापस तो चला जाऊं मगर मुझे खौफ होता है। किस बात का खौफ होता है? उसने हैरत से कहा। तुम गुद्दियों में सुराख करने के बेहद शौकीन हो, कहीं अगम से मेरी गुद्दी में भी सुराख ना कर दो। मेरी बात सुनकर उसके हल्क से एक बेइख्तियार किस्म का कहका उबल पड़ा। किसी को खौफ ज़दा करने के लिए ऐसे मुकालमे बोलने पड़ते हैं। तुम अगर वापस जाना चाहो तो बेखौफ व खतर जा सकते हो। उसने कार की तरफ इशारा किया। अगर मैं इस तरह वापस चला गया तो ये कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि तुमने मेरे साथ ये ड्रामा क्यों खेला था। गोया यह मालूम करना तुम्हारे लिए बहुत अहम है। हाँ, मैंने इस बात में सारी लाया। किसी उलझन में मुब्तला रहना कौन पसंद करता है? मैंने कहा और फर्श पर पड़ी हुई विग उठाकर अपने सर पर जमाने लगा। ठीक है, तो फिर उसकी एक ही सूरत है। उसने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। हमें जाना कहाँ होगा? मैंने चारों तरफ देखा और ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ नहीं बताई जा सकती? बताने को तो मैं यहाँ भी बता दूं, लेकिन मामला खासा पेचीदा है, आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर हमें जाना कहाँ होगा? वहीं जहाँ से आए हैं, वहाँ उस नाइट क्लब में। मैंने हैरत से कहा, उस शोर शराबे में भला क्या गुफ्तगू हो सकेगी? खुद ही देख लेना। उसने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। यहीं खड़े रहे तो कुछ भी समझ में नहीं आ सकेगा। लकी बदसूर कार की ड्राइविंग सीट पर थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे रूनमा होने वाले वाकयात का उसकी जात से कोई ताल्लुक नहीं है। कहाँ चलूं? उसने सपाट लहजे में कहा। उसी नाइट क्लब जहाँ से हम आए थे। स्याफाम ने जवाब दिया। रास्ता याद है या मैं तुम्हें गाइड करूं? मुझे रास्ता याद है, लकी बेतासर लहजे में बोली और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद हम एक बार फिर उसी नाइट क्लब में दाखिल हो रहे थे जहाँ से हम पर यह मुसीबत नाज़िल हुई थी, मगर इस बार हमारी मंजिल मुख्तलिफ थी। स्याफाम हमें क्लब के मैनेजर के ऑफिस में ले गया, जहाँ एक बारी जबड़ों और नीली आंखों वाले सफेद फाम शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया। उसकी उम्र 50 से ऊपर ही रही होगी। मैंने उसके बारे में अच्छी राय कायम नहीं की। उसने हमें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया और फिर खुद भी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आप लोग यकीनन उलझन महसूस कर रहे होंगे, लिहाजा पहले ये जरूरी है कि हम आपस में मुतारफ हो जाएं। मेरा नाम पीटर है और मैं अमेरिका में एक बहुत बड़े गैर कानूनी बिजनेस का मालिक हूँ। मेरे कारोबार की शाखें अमेरिका के हर बड़े शहर में मौजूद है। ये स्याफाम मेरा दस्ते रास है और इसका नाम जैक्सन है। ये तारुफ तो कतई नाकाफी है। उसके खामोश होने पर मैंने उससे कहा, इसके अलावा तुम और क्या जानना चाहते हो? पीटर ने पूछा। ये कि हमारे साथ जो सलूक हुआ उसका मकसद क्या था और तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उससे तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान मकसूद था। माइकल हमारे गिरोह में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मेरी सलाहियतों की इम्तिहान की जरूरत क्यों पेश आई और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? ये दो अलग अलग बातें हैं। तुम्हारे बारे में मुझे एक गुमनाम काल
मौसूल हुई थी। फोन करने वाले ने अपनी शिनाख्त कराने से इनकार कर दिया था। उसके बयान के मुताबिक टेबल नंबर 12 पर मौजूद शख्स मेरे बहुत काम का साबित हो सकता था। उसने ये भी बताया कि तुम स्याह रंग की अम्पाला में यहाँ आए हो। उसने कार के नंबर तक बताए थे। मैंने फौरी तौर पर उसके बयानात की तस्दीक करने का फैसला किया और जैक्सन को तुम्हें परखने के काम पर मामूर कर दिया। गोया तुमने एक गुमनाम फोन कॉल पर यकीन करते हुए मुझे माइकल नामी बेड़िए के हवाले कर दिया। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम गलत समझ रहे हो दोस्त। फोन करने वाले शख्स ने जो बातें कही थी वो मेरे लिए इस कदर पुरकशिश थी कि मैं खुद को रोक नहीं सका, वरना कौन ऐसी हमाकत में मुब्तला हो सकता है। मैं कहता हूँ वो मेरा कोई दुश्मन भी तो हो सकता था और ये भी मुमकिन था कि मेरे बारे में दी गई इतलात गलत होती और तुम्हारा माइकल मुझे तो उधेड़ कर ही रख देता। मेरी हलाकत का जिम्मेदार कौन होता? हमारे कारोबार में किसी की जान जाया हो जाना कोई अहमियत नहीं रखता। उसके बावजूद मैं खून रेजी से दूर रहने की कोशिश जरूर करता हूँ। मैंने ये इम्कान पेश नजर रखा था कि तुम्हारे बारे में मिली हुई इतला गलत हो सकती हैं, इसलिए मैंने इस ज़िम्न में सख्त हदायत दे दी थी। अगर माइकल तुम पर हावी आ जाता तो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ दिया जाता। मैंने मुजरिमाना अंदाज में पहलू बदला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बयान को किस खाने में फिट करूं। इस वक्त पूरे अमेरिका में कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ हूँ। ओलिवा वुड हारूद राबील को मेरे बारे में इल्म था, मगर उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि मैं इस वक्त इस नाइट क्लब में मौजूद था। सूरत-ए-हाल बहुत उलझी हुई थी। सवाल ये पैदा होता था कि क्या ओलिवा वुड या हारूद राबील में से किसी ने वो गुमनाम फोन किया था। अगर ये बात मान भी ली जाती तो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उभरता था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बात अब भी मेरी समझ में नहीं आई मिस्टर पीटर। मैंने कहा, आखिर मेरी सलाहियतों को परखने से तुम्हारा मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर तुम हमारे काम के आदमी साबित हुए तो हम तुम्हारी खिदमत से इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे। क्या फोन करने वाले ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैं किराए का आदमी नहीं हूँ? मैंने तंजिया लहजे में कहा, हरगिज नहीं। उसने अपने सर को नफी में जुम्बश दी। लेकिन उसने तुम्हारी जिन खुसूसियात का जिक्र किया था उसके बाद मेरे लिए तुम्हारी खिदमत हासिल करने की कोशिश जरूरी हो गई थी। अब ये बताने में तुम कितना वक्त सर्व करोगे कि उसने मेरे बारे में तुम्हें क्या क्या बताया है? मैंने खुश्क लहजे में कहा, उसने डी फोस्टर के हवाले से तुम्हारा जिक्र किया था। ये भी बताया था कि ओलिवा वुड जैसा शख्स भी तुम्हारे सामने बेबस हो गया है। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। डी फोस्टर के हवाले से मामला और भी पुरअसरार हो गया था। क्या उसने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं दर हकीकत कौन हूँ? मैंने पूछा। मैंने उससे पूछा था मगर उसने बताने से इनकार कर दिया। ये जरूर कहा था कि तुम्हारा ताल्लुक किसी ऐसे इदारे या शोबे से नहीं है जिससे मुझे या मेरे कारोबार को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। अब ये भी बता दो कि तुम्हें मुझसे ऐसा कौन सा काम था जिसकी खातिर तुमने मुझे माइकल से भिड़ा दिया। मैं उन दोनों से इंतकाम लेना चाहता हूँ, पीटर ने कहा। दोनों ही ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। किन दोनों ने? तुम्हारा इशारा ओलिवा वुड और हारून राबील की तरफ तो नहीं है? हाँ, मैं उन्हीं दोनों की बात कर रहा हूँ, पीटर ने कहा। मैं उन दोनों को जिंदा नहीं देख सकता। मैंने किन की उसे लकी की तरफ देखा मगर उसके चेहरे से उसके जज्बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। और अगर मैं इस मामले में तुमसे ताउन करने से इनकार कर दूं तो तुम्हारा क्या रद्द अमल होगा? कुछ भी नहीं। जाहिर है मैं बिल जबर तो तुम्हें अपने लिए काम करने पर आमादा नहीं कर सकता। मुझे ये बात उलझन में डाल रही है मिस्टर पीटर कि अगर तुम्हारी नजर मुझ पर ही क्यों पड़ी थी? तुम्हारे गिरोह में बेहतरीन लोग मौजूद होंगे, क्या तुम उनसे काम नहीं ले सकते थे? पीटर ने मुझे हैरत से देखा। मुझे बताया गया था कि तुम ओलिवा वुड के रवायती हरीफ हो। ताज्जुब है तुमने ऐसी बात की। क्या तुम उससे वाकिफ नहीं हो? मैं उससे टकराने की कोशिश करता तो मेरे गिरोह का ही शहरादा बिखर जाता। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ मिस्टर पीटर। वो वाकई बहुत खतरनाक आदमी है और उसे टक्कर लेना आसान काम नहीं है। ये भी दुरुस्त नहीं है कि मेरी नजरें इंतखाब तुम पर पड़ी। मालूम नहीं मेरा कौन सा ऐसा हमदर्द है जिसने तुम्हारी निशानदेही करके मुझ पर एहसान किया है। यही बात तुम मुझे भी उलझन में डाल रही है। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इसलिए कि अमेरिका में मेरी मौजूदगी से गिनती के चंद लोग वाकिफ हैं। ओहो, पीटर ने हैरत से कहा, मुझे उनके नाम तो बताओ, शायद हम दरियाफ्त कर सकें कि वो पुरअसरार शख्स कौन था जिसने गुमनाम फोन करके तुम्हारे बारे में बतलाया। मुझे अफसोस है मिस्टर पीटर, इस तरह तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सकोगे, इसलिए कि वो चंद लोग भी इस बात से नावाकिफ थे कि मैं इस नाइट क्लब में मौजूद हूँ। इतने यकीन से ये बात मत कहो, हो सकता है किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया हो। ये बात इसलिए खारिज इम्कान है कि मैं मेकअप में हूँ और मेरे मौजूदा मेकअप से मेरी साथी के अलावा कोई भी वाकिफ नहीं है और ये पूरे वक्त मेरे साथ ही रही है। पीटर की आंखें फरते हैरत से फैल गईं।